नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेयर के साथ संवाद किया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के प्रमुख के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया, जिसमें अलग अलग वार्ड के जो सभासद थे इस बैठक में मौजूद थे। विशेष तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस बैठक में मौजूद थी। वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मेयर से, वार्ड सदस्यों से उनके इलाके में जो सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, उसके बारे में अपडेट लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कई सारे गाइडलाइंस, दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि नई अप्रोच के साथ निगमों को काम करना चाहिए, लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा वेस्टेज, जो कूड़ा है, उसके डिस्पोजल की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मानसून से पहले नालियों की सफाई सुनिश्चित कर ले, ताकि मानसून के दौरान स्थिति खराब ना हो, जल जमाव ना हो। कोरोना केस को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी नगर निकाय के प्रमुखों को सतर्क रहने को कहा है। तमाम प्रकार की बरसात में होने वाली संक्रामक बीमारियां और विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां एक साथ होने लग जाएंगी तो स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। इसलिए अभी से बिना डरे, बिना झुके हमें इस महामारी के साथ साथ बरसात के कारण होने वाली किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी की रोकथाम करने के लिए अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। और इसके लिए जो सबसे पहला मंत्र है, जिस पर हम पहले दिन से कह रहे हैं, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग। हर नगर निकाय में पहले प्रतिदिन 2 बार कम से कम स्वच्छता का कार्यक्रम चले। स्वच्छता का कार्यक्रम और स्वच्छता का कार्यक्रम चलने के साथ साथ अच्छा होगा कि हम मोहल्ला समितियां बनाएं, लोगों को भी प्रेरित करें, खासतौर पर इस बात को लेकर के कि वे अपने घर के कूड़े को घर के बाहर नाली में न डालें। हमें मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में मोहल्ला समिति बना करके लोगों को इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा कि वे लोग हर एक व्यक्ति की आदत हिस्सा बनाएं कि जब सफाई करने वाला व्यक्ति आए उसी समय कूड़ा या तो उसके पास डालें या कूड़ादान में ही कूड़ा डालें। सड़क पे न फेंकें, नाली में न फेंकें, गंदगी न करें। तमाम प्रकार। और कांग्रेस से अगली खबर है। कांग्रेस ने शायर इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट यानी कि अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी इमरान प्रतापगढ़ी को दी है। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक जो उनका प्रकोष्ठ है कांग्रेस पार्टी का, उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से इस नियुक्ति को अपनी रजामंदी दे दी है और बाकायदा इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी में दी गई है। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी को बनाया गया है। सोनिया गांधी की तरफ से इस नियुक्ति को सहमति जता दी गई है। एक बड़ा विश्वास इमरान प्रतापगढ़ी पर कांग्रेस पार्टी ने जताया है। उनको अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के 65 जिले अनलॉक हो गए हैं। झांसी को भी अब कोरोना कर्फ्यू से छूट मिल गई है। और ये जो 65 जिले हैं जो अनलॉक हुए हैं, यहाँ पर अभी भी पुरानी स्थिति यानी कि नाइट कर्फ्यू या फिर जो वीकेंड लॉकडाउन है वो स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आम जो कर्फ्यू था जो अब तक लोग फेस कर रहे थे, उससे ज़रूर राहत मिली है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया है कि जिस जिले में 600 से ज़्यादा एक्टिव केस होंगे उसको अनलॉक नहीं किया जाएगा। 600 से एक्टिव केस जैसे ही कम होते हैं वैसे ही वो ज़िला
अनलॉक के प्रोसेस में आ जाता है, तो झांसी में भी अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गया है। फिलहाल यूपी के 10 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, क्योंकि यहां पर जो एक्टिव केस की संख्या है वो 600 से ज्यादा है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट आपके पास? हाँ, 2 तारीख को पहले दिन जब ये शासनादेश जारी किया, जिसमें 55 जिले थे जो कि कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके थे, बाकी के जो जिले थे उसमें कोरोना कर्फ्यू लागू था। अब लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उन जिलों को लगातार कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर रही है जिसमें केसेस 600 की संख्या से कम आ चुके हैं। हालांकि 10 जिले उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसे हैं जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है, जिसमें जो केसेस की संख्या है वो 600 से ज्यादा है, वहां पर ये लागू रहेंगे। हालांकि जिन 65 जिलों में उत्तर प्रदेश के अब तक कोरोना कर्फ्यू से मुक्ति दी जा चुकी है, वहां नाइट कर्फ्यू और साथ ही साथ वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश में स्थितियां सुधर रही हैं, उसका आंकड़ा ये तस्दीक कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 65 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किया जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना कर्फ्यू पर जहां छूट मिल रही है, वहीं कोरोना के संक्रमण दर भी लगातार गिर रही है। अगर हम देखें तो अभी जो वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर चली वो 0.3% है, और जबकि जो रिकवरी रेट है वो उत्तर प्रदेश का 97.3% है। तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है और जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के 65 जिले अब कोरोना कर्फ्यू के जो दिशा निर्देश थे उनसे मुक्त किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। तो उत्तर प्रदेश में अब 65 जिले ऐसे हो गए हैं जो अनलॉक हो चुके हैं। 10 जिलों में अभी भी कोरोना कर्फ्यू इंप्लीमेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि जहां पर भी 600 से ज़्यादा एक्टिव केसेस जिन जिलों में होंगे वहां पर कोरोना कर्फ्यू को लागू किया जाएगा। अगली खबर लखनऊ से है। बड़े पैमाने पर चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चिकित्सा अधिकारियों का तबादला हुआ है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश को संयुक्त निदेशक बस्ती मंडल का प्रभार दिया गया है। डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव संयुक्त निदेशक अयोध्या मंडल बनाए गए हैं। डॉक्टर आशु पांडे संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का पद संभालेंगे। डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता मंडलीय सर्विलांस अधिकारी प्रयागराज। डॉक्टर कृष्णा कुमार श्रीवास्तव एसीएमओ कानपुर देहात की जिम्मेदारी संभालेंगे। डॉक्टर हरिदास अग्रवाल संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवी पाटन। डॉक्टर सतीश कुमार वरिष्ठ परामर्शदाता मथुरा। इसके अलावा डॉक्टर विनोद कुमार कन्नौज सीएमओ के बनाए गए हैं, सीएमओ कन्नौज बनाए गए हैं। डॉक्टर राजीव मांगलिक सहारनपुर के सीएमओ की जिम्मेदारी निभाएंगे। डॉक्टर राजेश कटियार वरिष्ठ परामर्शदाता कानपुर नगर होंगे। डॉक्टर अशोक कुमार राय सीएमओ कानपुर देहात बनाए गए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय अयोध्या। डॉक्टर श्रीकांत शर्मा सीएमओ अंबेडकर नगर बनाए गए हैं। यूपी पुलिस आधुनिकीकरण के लिए अफसर का चयन कर रही है। आईएएस अफसरों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो बड़ी खबर बता दें, यूपी पुलिस आधुनिकीकरण के लिए अफसरों का चयन कर रही है। इसके लिए आईएएस अफसरों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 30 जून तक आईएएस अफसर इस पर आवेदन कर सकते हैं। पुलिस व्यवस्था का अध्ययन कर उसमें सुधार के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण आयोग के लिए चयन होना है। गाजियाबाद में डीएम ने संभागीय व्यापारियों के साथ मुलाकात की है। अनलॉक 2 पर डीएम अजय शंकर पांडे ने मीटिंग की है। जिले में एक्टिव केस की संख्या में लगातार कमी पर लोगों ने अपनी राय रखी। डीएम ने तीसरी लहर से पहले बच्चों के लिए अस्पताल बनाने पर विशेष तौर पर चर्चा की है। अनलॉक 2 के तहत 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस पर डीएम ने सभी लोगों को गंभीरता से पालन करने का निर्देश दिया है। लोगों से आह्वान किया है कि सभी लोग कोविड के प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें।
सर आज मीटिंग की गई है ट्रांसपोर्ट को लेकर, व्यापारियों से लेकर, क्या पूरा मामला है और क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, तैयारी ये जो इनके साथ बैठक की गई है उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो जनपद में जो एक्टिव केसेस की संख्या है उसको हम जल्दी से जल्दी 600 के नीचे ले आएँ ताकि यहाँ के लोगों को कुछ रिलैक्सेशन मिल सके उससे। दूसरा ये है कि 600 के नीचे संख्या आने के बाद भी हमें लापरवाह नहीं होना है, हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी समझनी है और इसमें जो स्व अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, उसको लेकर के मोटिवेट करना है। जैसे आप देखिए कंटेनमेंट जोन की योजना है, जहाँ पे पॉजिटिव केसेस निकलते हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं है, उसको संक्रमण से हमें बचाना है, वहाँ संक्रमण न पहुँचने पाए। आज मीटिंग बहुत अच्छी रही जिलाधिकारी महोदय के साथ और व्यापार को, बाजार को खोलने के बारे में विचार विमर्श किया गया और ये गाइडलाइन दी गई कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाए, मास्क लगाना भी जरूरी है, सारी चीज़ें बताई गई और हमने 8 से लेकर 8 बजे तक बाजार खोलने की मांग की, जिस मांग को स्वीकार किया गया और मंगलवार को बात रखी कि अगर सैटरडे संडे बंद रहता है तो जो साप्ताहिक अवकाश हमारा ट्यूसडे का है वो साप्ताहिक अवकाश ट्यूसडे खत्म कर दिया जाए, जिससे कि व्यापारी को राहत मिले। आज मीटिंग बहुत अच्छी। जिलाधिकारी महोदय ने कुछ व्यापारियों की और कुछ विभिन्न वर्गों की RWO की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कि कोरोना से संबंधित विषय पर चर्चा हुई और तीसरी लहर की संभावित जो चर्चा चल रही है उसकी तैयारी के संबंध में विचार विमर्श हुआ था। क्या निर्देश दिए गए हैं आने वाले टाइम में जो अनलॉक होगा उसके बारे में? जिलाधिकारी महोदय ने ये सलाह दी है सभी को कि ये कम्युनिटी पे कंट्रोल किया जाए, हम स्वेच्छा से अपने जगह जगह प्रचार करें, चाहे होर्डिंग द्वारा चाहे अनाउंसमेंट द्वारा, और ज़्यादा परिवार ना निकले, आवश्यक ना हो तो घर से। जिलाधिकारी कानपुर में पुलिस अभिरक्षा से हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री शीटर को भगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिस्ट्री शीटर पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था और गिरफ्तारी के दौरान बेहतर प्लानिंग की जरूरत थी, लेकिन वहां पर चूक हुई है और इसी का नतीजा रहा कि हिस्ट्री शीटर को भगाया गया है। हिस्ट्री शीटर को भगाने को लेकर पुलिस को जो चुनौती मिली है, इन सभी का हिसाब किया जाएगा। किसी भी पार्टी के नेता होने से नहीं पड़ता है, हम कार्रवाई करेंगे। अपराध करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मामले में 12 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल एक घटना हुई जिसमें मनोज सिंह नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई। मनोज सिंह एक बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता है, 10 साल की इसको सज़ा मिली है, हाई कोर्ट से बेल पे है। इसके बाद में इसके खिलाफ 2 और शिकायतें मिली जिसके लिए मुकदमे कायम किए गए हैं। उसमें गिरफ्तारी करने का प्रयास पुलिस ने किया, उसको पकड़ भी लिया। कुछ पुलिसकर्मी सादे में थे, कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में थे, लेकिन कुछ स्थानीय लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया और इसको छुड़ाने में सफल रहे। इस पूरे क्रम के बाद मनोज सिंह के खिलाफ मुकदमा एक और कायम किया गया है, 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया है और 1 दर्जन लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने इसको छुड़ाने में मदद की। उसमें से एक की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, बाकी सभी की गिरफ्तारी इसमें की जा रही है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस व्यवसाय में है या कौन किस राजनीतिक पार्टी में है या था। जिसने गलती की है, जिसने अपराध किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 25,000 के इनामी विपिन यादव के घर को तोड़ा गया है। विपिन यादव के मकान पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है और उसके घर को नस्तनाबूद किया गया है। और ये देखिए प्रशासनिक कार्रवाई की तस्वीरें। ये विपिन यादव का घर है जो उसने अपने काली कमाई से बनाया था। आज प्रशासन का बुलडोजर उसके घर को ढहाने के लिए पहुंचा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ की ये तस्वीर है। अलीगढ़ शराब कांड के मामले में प्रशासन की तरफ से अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। विपिन यादव के मकान पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। 95 लोगों की मौत के सौदागर का घर देखिए आप, ये मेरे पीछे जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया है। ये मेरे पीछे
विपिन यादव का मकान है और आप देख सकते हैं इसे प्रशासन ने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। ये विपिन यादव वही है, जहरीली शराब सब जगह पहुंचाता था और उसी का घर आप देख सकते हैं, ये पूरा जमींदोज हो चुका है। ये पूरी जेसीबी खड़ी है। आइए हम आपको, शायद उनकी फैमिली के कुछ लोग खड़े हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपका पूरा का पूरा घर नहीं, अभी इसे और तोड़ा जाएगा। किस तरीके से मतलब आपके बेटे ने इतना बड़ा कांड करा जिसमें 95 आदमी मर गए। तो सर वो सत्य है या असत्य है? हाँ, वो सत्य नहीं है सर, जांच की जाएगी। करंट फुटेज तो सबको शराब नहीं सर, वो असत्य है क्या? ये कहीं थे वे? नहीं थे, नहीं थे सर, वो क्यों सदस्य थे? वो तो बहुत दूर के रहने वाले हैं। ये दूर के रहने वाले हाँ, यहाँ अलीगढ़ में कैसे सदस्य बन गए? 5-6 सालों से हमने शादी की है सर, हाँ। तब से यहाँ आए हैं। हाँ। अच्छा। तो आपको नहीं पता वो पैसा कैसे कमाते थे? कुछ पता आपको? पैसा कहाँ से कमाते? हम लोगों ने दिया था पैसा। आपने दिया था? हाईवे में गई थी उनके सारे की जमीन। आपको पता आपके पति क्या करते थे? क्या चले जाते थे गाँव और वहाँ से जब भी आते तो मैं कहती थी मैं यहीं रहूंगी, तुम खेती है मेरी, ट्रैक्टर है, घर पे गाड़ी है, तो वहाँ से ले जाते, यहाँ आ जाते। इस टाइम वो कुछ नहीं करते थे, केवल घर बनाने के लिए। मैंने कहा जब तक हमें हमारे रहने के लिए कर दो एक घर। ये है कि सबूत तो वो मतलब लगा रहे हैं। मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मेरे आगे एक बेटा है, उनने ऐसा काम नहीं किया है। अब मेरा सब कुछ गया है तो मैं झूठ बोल के क्या करूँगी? लेकिन ये हकीकत है, यहाँ पर अच्छा खासा मकान बन रहा है जो लगभग 200 वर्ग गज के करीब का प्लॉट होगा, जो उसमें चल रहा था। अब क्योंकि 95 लोगों की मौतों का जिम्मा विपिन यादव के ऊपर है। योगेंद्र सिंह, न्यूज़ ऑन इंडिया, अलीगढ़। एक शराब माफिया जो यहाँ पर चिन्हित है, विपिन यादव का ये मकान है। इसके बारे में एडीए ने जांच पड़ताल करके यह पाया गया कि यह मकान बिना नक्शा किराया बनाया गया तथा मानकों का पालन नहीं किया गया है। एडीए ने अनुरोध किया कि इस मकान का जो हिस्सा है उसको तोड़ा जाए जो मानक अनुरूप नहीं बना हुआ है। उसी क्रम में शांति व्यवस्था की दृष्टि से हम और पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं और इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करवा रहे हैं। एक शराब माफिया। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां पर जहरीली शराब को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। अलीगढ़ कांड के बाद जिले में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बुलंदशहर के डिबाई सीओ वंदना शर्मा के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गंग नहर के किनारे जहरीली शराब की खेप की तलाश हो रही है। बॉर्डर से सटे गांव में मुनादी करवाया जा रहा है। बुलंदशहर पुलिस देखिए कहां किन किन इलाकों में जाकर शराब के तस्करों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। और अलीगढ़ में जो घटना हुई है उसके बाद तमाम जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट हो गया है। कल रात हमें 2:30 से 3 बजे के बीच में सूचना मिली थी। लगातार फोन आया कि कुछ असामाजिक तत्व या शराब माफिया कह सकते हैं, जिन्होंने छतारी और अलीगढ़ बॉर्डर जहाँ जवा थाना लगता है वहाँ पर जो नहर के पास जो है शराब फेंक दिया गया है और कुछ मजदूरों द्वारा उनका सेवन भी कर लिया, जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो रात तक जो है हमारा जितनी भी लंबी नहर है उसमें हर जो थाना लगता है सबको सूचना दी गई, पूरी टीम बनाई गई, टास्क फोर्स बनाई गई और सबने जो है रात भर यहाँ झाड़ियों में और नहर में सभी सर्च अभियान किया है कि किसी तरीके से अगर कोई और शराब रह गई है जिसको अभी तक जब्त नहीं किया गया तो तत्काल हम उसको जब्त कर लें और जो अपनी आवश्यक। कन्नौज में वैक्सीन नहीं लगवाने पर बिजली काट दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम गई थी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, लोगों ने वैक्सीन लगाने से मना किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हुए और स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव से लौटा दिया गया। गांव वालों ने टीका नहीं लगवाया और टीका नहीं लगवाने के बाद गांव की बिजली काट दी गई है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इस गांव की बिजली काट दी गई है। कन्नौज के सोरिक थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का यह मामला है। रहा है कि जिसने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो डीएमजी का आदेश था कि लाइट कट की जाएगी, बट हमारे क्षेत्र में ये पूर्वी वीरपुर पड़ता है। इस पूर्वी वीरपुर में 99% लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, बोथ वैक्सीनेशन कराया, फर्स्ट भी एंड सेकंड स्टेप भी।
अदरवाइज आफ्टर ऑल उसके बाद भी हमारी लाइट कट की गई है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम लोगों की तबीयत खराब हो रही है। क्या डीएम रह सकते हैं 2 मिनट बिना लाइट के? वो लाइट काट गए, उनको एक सर्वे कराना चाहिए था। पता चला है कि वैक्सीन की वजह से काटी गई है, वैक्सीन ना लगवाने की वजह से। आप लोगों ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? हम लोग वैक्सीन की वजह से बहुत परेशान है। वैक्सीन लगना चाहिए, लेकिन पहले के रिकॉर्ड देख रहे हैं कि वैक्सीन गलत है, लोग डर रहे हैं, इस वजह से नहीं लगवा रहे हैं। पता चला है कि तहसील के सौरिक ब्लॉक का गांव है वीरपुर, जहां पर कल 45 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया था। एसडीएम छिबरामऊ स्वयं वहां पर गए थे, तो वहां पर लोगों के मन में नकारात्मकता का भाव था इसके प्रति और लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो उनको एसडीएम के द्वारा भी ये समझाया गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति भीड़ वाली जगह पर जाएगा तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रयास है कि लोग स्वस्थ रहें और उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन बचा रहे, कोरोना से बचे रहे। इसके लिए उनको बार बार समझाया गया। लेकिन जो ये बिजली के काटने की बात है, जो बिजली के बकायेदार थे। देवरिया से अगली खबर है, जहां पर कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। सदर आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आबकारी विभाग ने देवरिया में शराब के खिलाफ छापेमारी की और 10 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया। 2000 क्विंटल लहन और 4 भट्टियों को नष्ट किया गया है। डीएम आशुतोष निरंजन के निर्देश पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। सदर आबकारी निरीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्रवाई की है। बुलंदशहर में 5वीं की छात्रा के साथ रेप से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दुकान से सामान लेकर जाते वक्त इस बच्ची को अगवा किया गया। दरिंदों ने खेत में ले जाकर बच्ची के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन जो आरोपी है वो फरार हो गया है। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला है, जहां पर इस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। मेरठ में केयर नर्सिंग होम में युवती के साथ रेप हुआ है और ये रेप वार्ड बॉय ने आईसीयू में अंजाम दिया है। मेरठ में केयर नर्सिंग होम में एक युवती के साथ वार्ड बॉय ने आईसीयू में बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद युवती के साथ रेप हुआ। इसके बाद मुंह खोलने पर जहर का इंजेक्शन लगाने की धमकी वार्ड बॉय ने दी। युवती घर पहुंची, परिजनों को अपनी आप बीती बताई, तब यह मामला थाने तक पहुंचा। कल हमारे मामला ये संज्ञान में आया कि एक पेशेंट के साथ में यहाँ कोई दुष्कर्म का मामला हुआ। तो जब उनके बताने पे हम लोगों ने यहाँ कैमरे में उसकी वीडियो फुटेज की छानबीन की तो उसमें कुछ ऐसा पाया गया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा कि उसमें कैमरास को स्विच ऑफ करने के बाद करीब 40 से 45 मिनट की रिकॉर्डिंग उसमें स्किप हुई। फिर हमने उस लड़के को बुला के पुलिस के हवाले किया खुद ही अपने आप से। इसमें हमने पीड़िता को पूरा भरोसा दिलाया कि हर तरह की कार्रवाई में हम आपके साथ हैं। देखिए, जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जो तहरीर थाने पर प्राप्त हुई है पीड़िता के पिताजी के तरफ से, उसमें जो फैक्ट्स अंकित हैं वो इससे भिन्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा, धारा 354 से संबंधित जो तहरीर है, 354 IPC में अभियुक्त। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है।